बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तो नोबल अमन इनाम के लिए सीरियस ही हो गए, संजीदे ही हो गए और अपना रवैया भी तब्दील कर रहे हैं और ऐलान करते फिर रहे हैं कि जनाब वो पूरी दुनिया में अमन कायम करके दम लेंगे। क्या उनकी जो कोशिशें हैं अमन के हवाले से, वहाँ जो डीप स्टेट है अमेरिका में, उसके जो डीप स्टेट एक्टर्स हैं, क्या इनकी कोशिशों को कामयाब होने देंगे? और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नोबेल प्राइज के लिए जो आलमी बसात पे, ताकत की बसात पे जो खुफिया चालें चली जाती हैं, वो भी आश्कार करना शुरू कर दिए, खोलनी शुरू कर दी है उनकी परतें। और नेतन्याहू के साथ ना वही हो रहा है, मुद्दी वाली हो रही है जनाब उनकी इसराइल में। इस पर ही बात करेंगे। और फिर जनाब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर और एमएनए पीटीआई सीनियर एडवोकेट सरदार लतीफ खोसा का सुप्रीम कोर्ट में टोपी ड्रामा। इमरान खान ने जनाब ये कहा था जनाब खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है वो मुझे दिखाए बगैर आपने मंजूर नहीं करना, वो मंजूर भी हो गया। फिर उनकी बहन ने ये भी कहा, लीमा खानम ने, कि जनाब समझ लें कि इमरान खान माइनस ही हो गया। और इमरान खान ने ये हिदायत की जनाब ये आप सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करें और सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लें कि जनाब मुलाकात करनी है, हमारी पार्टी का सरबराह अंदर है तो उससे मशावरत जरूरी है, उससे हिदायत लेनी है। इमरान खान के हुक्म की तमील पे मैं हंसा हूँ थोड़ा सा। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सरदार लतीफ खोसा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। कोर्ट रूम नंबर 1 में वहां जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में बेंच जो है वो काम कर रहा होता है। और वो कोर्ट रूम नंबर 1 में इसलिए बैठे हुए हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठते हैं वो इन दिनों सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में काम कर रहे हैं। सरदार लतीफ खोसा साहब यहाँ रोस्टम पे आते हैं। अच्छा, मजे की बात यह कि केस लगा हो या ना लगा हो, इनको रोस्टम पे खड़े होने की और बात करने की इजाजत मिल जाती है। ये पता नहीं क्या सोच के गए थे। तो बहरहाल इनको पता तो होगा ना असल सूरत हाल का, लेकिन बहरहाल उन्होंने क्योंकि हुक्म सी कि ਉਹਦੀ तमील भी करनी सी, कह भी सकते हैं कल जनाब असि देखो गए सी, जाने का तरीका ये नहीं है जिहड़े तरीके ने गए ने। बहरहाल वहाँ जनाब रोस्टम पे गए और उन्होंने जनाब खैबर पख्तूनख्वा का बजट इजलास जारी है, इन्होंने लतीफ खोसा साहब ने कहा। और जो हमारे वज़ीर आला हैं ये बानी पीटीआई से यानी इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो आप इस मामले को फौरी तौर पर ना सुने, समात करें इसकी। तो ये जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कहा जनाब साढ़े को किहड़ा इख्तियार है, जुडिशियल साइड ने देख ही नहीं सकते इस मामले को। ਤੁਸੀਂ अगर ये मामला उठाना हैगा तो रजिस्ट्रार ਨੂੰ मिलो या फिर चीफ जस्टिस ਨੂੰ मिलो। फिर अली मीन गंडापुर ने ये कहा जनाब कि पार्टी के सरबराह का एक विजन होता है। हमारी पार्टी का जो सरबराह इमरान खान जनाब वो जनाब जेल में है, तो बजट की मंजूरी के लिए या तरमीम के लिए जनाब उनसे रहनुमाई लेना जरूरी है। ये वो कह रहे हैं अली मीन गंडापुर साहब। और फिर लतीफ खोसा, फिर मंसूर अली शाह साहब ने वही जवाब दिया जो पहले दिया था। फिर जनाब लतीफ खोसा साहब ने जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब से कहा कि हम आपकी आशीर्वाद चाहते हैं, आप ये मामला चीफ जस्टिस को भिजवा सकते हैं। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पता नहीं क्यों, वैसे इनको कहना चाहिए था कि जनाब आशीर्वाद क्या, मैंने तो पूरी मोहब्बतें जो है आप पे निशावर करनी थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पे मैंने पीटीए को तमाम नशिस्तें दे दी थी। राइटर यही थे ना मखसूस नशिस्तों वाले केस में 13 रुकनी बेंच में जो 8 दिन जजों ने फैसला दिया था, उस जजमेंट के राइटर तो मंसूर अली शाह साहब ही थे ना। अच्छा, इसके पीछे भी एक कहानी है। जब ये समात मुकम्मल होती है ना, अब मेरे जराए ये मुझे बता रहे हैं कि फैसला ये हुआ था कि जो जनाब मंदोखेल साहब का, जमाल खान मंदोखेल साहब का इख्तलाफी नोट था ना, उसमें सबका इतफाक हो गया था। उन्होंने ये कहा था जनाब 39 लोग जो है ना पीटीआई के, उन्होंने अपने जो कागजात नामजदगी है उसमें ये लिखा हुआ है कि हमारा तल्लुक पीटीआई के साथ है, उनको पीटीआई का कंसिडर कर लिया जाए 39 को। तो ये कहा जनाब ठीक है आप जजमेंट लिख लें। अच्छा, वो जो जजमेंट लिखी गई तो उसके बाद ये जो 8 लोग थे इन्होंने अपना एक फैसला लिख लिया। मंसूर अली शाह साहब ने कि नहीं जनाब तो 80 बंदे हैं जनाब, 80 बंदे जेड़े जेड़े भी कहते जानना वो जो पूरा रीराइट नहीं करता उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही 3 दिन के अंदर अंदर शामिल होने का उन्होंने 15 दिन मजीद देते जनाब, दोबारा नवे सिरों तो जनाब लिस्टा दे दियो मखसूस रिश्ता वास्ते वगैरह वगैरह सारा कुछ जो भी इन्होंने हुक्म जारी किया कि जनाब पीटीआई ने सीटा बन दी। फिर जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल की जजमेंट के साथ काजी साहब ने इतफाक किया, इन्होंने तो 8 लोगों ने अपनी एक जजमेंट दे दी थी। तो बहरहाल ये जनाब अब जो ड्रामा हुआ है ना वहां पे, वो ये इनको पता है
ये 26 आईनी तरमीम का रोजाना जिक्र करते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का रोजाना जिक्र करते हैं। लेकिन अब ये अदलिया की आज़ादी पे जनाब पाबंदियां लग गई हुई हैं। 26वीं आईनी तरमीम ने जनाब जजों को कैदी बना लिया हुआ। जब इनको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया है कि ये 184 सब आर्टिकल 3 के तहत आईनी दरखास्त दायर करेंगे ना ओरिजिनल जुरिडिक्शन में, तो फिर उसमें ये लिखा हुआ है कि उस दरखास्त की समाअत तो है वो करनी है आईनी बेंच ने। मंसूर अली शाह साहब तो आईनी बेंच के रुकन ही नहीं है, एक बात। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसमें ये लिख दिया गया है कि अगर कोई दरखास्त आती है तो उसको किस बेंच में भेजना है उसका फैसला करना है 3 रुकनी कमेटी ने। और 3 रुकनी कमेटी में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब है, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब है सीनियर तरीन जज होने के नाते, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। और तीसरे उसके रुकन है जनाब जो आईनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। मंसूर अली शाह साहब के पास ज्यादा इख्तियार ही नहीं, और 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो सो मोटो का इख्तियार है वो खत्म कर दिया गया है। ये जुडिशियल साइड पे कोई ऑर्डर नहीं कर सकते। इन्होंने खत शत लिख के देख लियो है ना, जुडिशियल ऑर्डर पास करके देखे है ना कि एक मुकदमात में वो क्या बना उनका, ना बेंच बने। वो जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कहते हैं ना फुल कोर्ट बनाए, वो कहां बनी? वो तो जुडिशियल ऑर्डर, ये वहां गए किस लिए? ये सिर्फ एक टोपी ड्रामा था, खबरें बन गई। और दूसरा ये कि जनाब ये जाके कह देंगे कि जनाब हमने तो पूरी कोशिश की जनाब, जाके सैयद मंसूर अली शाह साहब से मिले भी, अदालत में जनाब देखे हमने बात की, अदालत का डेकोरम खराब किया। तो दूसरी बात ये है कि ये जो सोच के गए हुए ना कि जनाब ये आउट ऑफ टर्न लग जाएगी, ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है ना, इसकी शेका 7A वो ये सुप्रीम कोर्ट को पाबंद करती है कि जनाब बारी नहीं तोड़नी, बारी सिर ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆਇਆ ਕੇਸ ਪਹਿਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਸਮਾਅਤ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਸਮਾਅਤ बाद ਚ होएगी। हाँ, एक इस्तिस्ना है कि अगर कानून में कोई मुद्दत दी गई हो कि जनाब फलां केस जो है उसका फैसला इतनी देर के अंदर अंदर ये मियाद मुकर्रर कर दी गई हो तो फिर वो आउट ऑफ टर्न लग सकता है। ये आउट ऑफ टर्न केस कैसे लग सकता है? इसमें तो कोई मियाद नहीं दी गई, ये तो 184 सब आर्टिकल 3 के तहत दरखास्त होगी अगर होगी तो। और दूसरी बात यह है कि पहले भी मैंने अर्ज किया था कि इमरान खान साहब किस सियासी जमात के सरबराह हैं जनाब? ये कह रहे हैं हमारी जमात के सरबराह हैं, हमने मिलना है। अगर ये दरखास्त जाती है तो इस पर ऑब्जेक्शन लग सकता है कि जनाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से सर्टिफिकेट पेश करें कि जनाब ये इमरान खान साहब जो ये आपकी पार्टी के सरबराह हैं। और दूसरा ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है नवाज शरीफ वाले केस में, नून लीग वाले में, जो पनामा में उनको सजा हुई थी, तो वो तो जो सजा याफ्ता शख्स हो, जो पार्लियामेंट की रुकनी के लिए नाहल हो, मुजरम हो, वो तो जनाब पार्टी की आदत का अहल ही नहीं होता। तो ये इनका लीडर कैसे हो गया? ये सिर्फ एक टोपी ड्रामा। दूसरी खबर यह कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत के खात्मे के लिए बड़ी वहां जनाब प्लानिंग की हुई है, लोगों ने काम बड़ा हुआ उस पर, और इंतजार किया जा रहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला आ जाए मखसूस नशिस्तों वाला, जो नजरसानी की दरखास्तें, अगर नजरसानी की दरखास्तें मंजूर हो जाती हैं और जो पीटीआई को नशिस्तें देने का फैसला कर गए थे मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 8 बंदे जो हैं वो कलअदम हो जाता है। और इलेक्शन एक्ट जो है उसमें जो तरमीम की गई थी और उन्हें कहा गया था ये मौसर में माजी होंगी, अगर ये तरमीम जो है ये जायज़ करार पाती हैं और नजरसानी की दरखास्तें मंजूर हो जाती हैं तो फिर वहाँ जो पीटीआई के अरकान असम्बली हैं वो तो आज़ाद हो जाएंगे, डिफेक्शन क्लास नहीं लगेगी 63A के तहत। वो दिल करे जनाब वज़ीर आला के साथ रहें, दिल करे जनाब अदम एतमाद में वज़ीर आला के खिलाफ हो जाएं, वो अपनी मर्जी का कोई नया वज़ीर आला ले आए। या फिर ये भी हो सकता है कि जो माइनस इमरान खान वाली बात हो रही है तो गंडापुर साहब भी इस बात पे जनाब आमादा हो जाएंगे, ठीक है जनाब पीटीआई ने तो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ आज़ाद अरकान असम्बली के जनाब हम आज़ाद हुकूमत बनाते हैं। ये भी तो हो सकता है ना, कलीमिन गंडापुर अगर गुड बॉय हैं तो फिर ये भी तो एक इम्कान है ना। बहरहाल इस हवाले से बातें बहुत हो रही हैं, जो इख्तियार के ऐवान है ना वहाँ रोजाना इस किस्म की बातें सुनने में आ रही है। आप आते जनाब उस तरफ के, जनाब मैंने अर्ज किया कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ मोदी वाली हो रही है, वहाँ के अखबारात बड़ी शदीद तनकीद कर रहे हैं नेतन्याहू के ऊपर
ये आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने, वो कहते हैं ना कि मैंने कहा जहाज वापस लाओ, तो वो उनका जो मुकालमा हुआ है नेतन्याहू के साथ, तो उसे रिपोर्ट किया है यरूशलेम पोस्ट ने, वहां के अखबार ने। अब वो ये कहता है कि जब सीज फायर का टाइम दे दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसके बाद इसराइल से कुछ त्यारे उड़े थे ईरान की तरफ। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी गहरी नजर रखी हुई थी इस मामले के ऊपर। जनाब वो कहते हैं हर हाल में जो मैंने ऐलान कर दिया इस पर अमल होगा। तो वो त्यारे जब ईरान की तरफ महवे प्रवास थे, तो जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फोन खड़का दिया नेतन्याहू को, और जनाब वो अखबार ये रिपोर्ट कर रहा है कि नेतन्याहू साहब की आवाज नहीं निकल रही थी डोनाल्ड ट्रंप के सामने। यस सर, बस थैंक्स, शुक्रिया सर, शुक्रिया, बस थैंक्स के सिवा कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। अखबार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की अच्छी खासी क्लास भी ली। उन्हें क्या होना यार कि तेरे तरलियां दे मैं जंगबंदी करवा रहे हैं, तवाई फेर कर रखती तेरे मुल्क के अंदर, ते हुण तो जरा जनाब ये सीज फायर में जरा सबोताज कर पे। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा, ये जो है वो मेरी कामयाबी है सीज फायर करवाना, तो अगर तुम इसको खराब करोगे तो मैं इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये तो हो रहा है जनाब नेतन्याहू के साथ। और दूसरा जो मैंने कहा जनाब, वो जो ताकत की बिसात पे ट्रंप साहब जो है वो खुफिया चैलेंज जो होती हैं, वो भी उन्होंने आश्कार करना, राज जो है अफशा करना शुरू कर दिए हुए। जिस दिन ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डे पे हमला किया था, उस दिन मैंने भी लाक किया था और मैंने अर्ज किया था कि इस हमले की पेशगी इतला दे दी गई थी, और उसका मकसद ये था कि कोई इंसानी जानों का ज़ियान ना हो। और 40 के करीब उनके त्यारे थे, वो 3 दिन पहले ही उन्होंने निकाल लिए थे वहां से। 10,000 के करीब वहां उनके फौजी तैनात थे, उनकी फैमिलीज थी, वो भी उन्होंने हटानी थी वहां से। तो अब ये जराए से खबर आ जाए तो ठीक है, लेकिन ये एक राज की बात है कि जनाब ये सारा कुछ जनाब स्क्रिप्टेड था जो भी हुआ। तो ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है इस राज से खुद ही पर्दा हटा रहे हैं। वो हेग में नेटो सरबराही कॉन्फ्रेंस में नहीं गए हुए, तो वहां जनाब उन्होंने ये राज खोल दिया और उन्होंने फरमाया कि जनाब ईरान बहुत अच्छा है। उन्होंने हमें वार्निंग दी यानी हमें पहले आगाह कर दिया कि जनाब हम इधर आने वाले हैं सड्डे पे। तो उन्होंने कहा हम हमला करने जा रहे हैं, क्या 1 बजे का वक्त ठीक है? तो मैंने कहा ओके। इसलिए वो कहते हैं हमने लोगों को वहां से निकाल लिया था और हटा लिया था, और हमारा फिर कोई नुकसान नहीं हुआ। They were very nice. They gave us warning. They said, we're going to shoot him. Is 1 o'clock okay? They said, it's fine. And everybody was emptied off the base. अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है जनाब अपनी जो दुनिया में अमन कायम करने की कोशिश है ना, उनका मुसलसल जिक्र कर रहे हैं। और वहां जो नेटो के दीगर ममालिक हैं, उनके जो सरबराहान हैं, वो जनाब चापलूसी पे लगे हुए हैं, हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वो आपने देखा होगा कि जो नेटो अफवाज के जो सरबराह हैं, उनके साथ बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब बात कर रहे हैं साफियों के साथ, और वो कहते हैं जनाब ये जो ईरान और इसराइल है ये स्कूल के बच्चों की तरह लड़ रहे थे। एक दिन पहले उन्होंने गाली दे दी थी ना इस मौजूद में बात करते हुए। तो फिर जनाब वो जो नेटो अफवाज के सरबराह हैं, वो कह रहे हैं हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। तो फिर वो वालिदैन को ना जो है वो डांटना ही पड़ता है शरारती बच्चों को रोकने के लिए। ये जनाब ये हो रहा है वहां पे। और आपको G7 के इजलास में नहीं देखा जनाब, फाइल लेके आ रहे हैं और फाइल के पेपर गिरा देते हैं ट्रंप साहब जो है खुद ही, वो एडे कमजोर खुले पेपर पे ऐसे। और वहां जो वजीर आजम है यूके के, वो जनाब झुक के खुद नहीं झुके, खड़े रहे, इंतजार किया कि वो जनाब वजीर आजम साहब झुके और इकट्ठे करके इनको दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब एक मरतबा फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंगबंदी हुई है उसका क्रेडिट लिया उन्होंने। वो कहते मेरा क्रेडिट है जनाब, मैंने दो जोहरी ताकतों के दरमियान जनाब जो एटमी जंग होने का खतरा था वो मैंने टाला। और वहां जनाब एक मरतबा फिर उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो है वो तारीफ की है। अच्छा, इस पर बड़ी तकलीफ होती है कुछ लोगों को, आसिम मुनीर साहब की तारीफ होना कुछ लोगों को मिर्चें लग जाती है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि जनाब मेरी उनसे मुलाकात हुई है आसिम मुनीर के साथ। ट्रंप ने कहा कि जनाब वो बेहतरीन इंसान है और बड़ी मुतासर कर देने वाली शख्सियत है उनकी। एक बात तो ये की उन्होंने, और दूसरी जो ईरान इसराइल जंग वाली बात है, तो उनसे पूछा गया कि जनाब आपके ख्याल में क्या जो आप कैसे कह सकते हैं जनाब ये जंगबंदी जो ये दायमी होगी?
तो उन्होंने कहा जनाब दोनों बड़े जोरा दे शोरा नाल लड़े ने और दोनों थक गए थे, निढाल होए पड़े ने। इसलिए ये जंग जी है, जंगबंदी जी है जारी रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब आखिरी 2 दिन जो है ईरान ने इसराइल को बड़ा फेंटा लगाया। ये भी वो राज है कि इसराइल को जो फेंटा पड़ रहा था ना, उस वजह से ये जंगबंदी हुई है। उन्होंने कहा मैं क्या चलो स्कूल के नियाने जिदा लड़ रहे लड़ी जा देखते हैं, फिर कहते मैंने मुदाखलत करनी पै गई क्योंकि मेरा चहेता बच्चा जरा उनको कुट पै रही सी। फिर कल जो मैंने अर्ज किया था कि मुझे लग रहा है कि शायद ईरान के ऊपर से पाबंदियां, इक़्तिसादी पाबंदियां लगी हुई हैं, ये उठ जाएं। उन्होंने एक मरतबा फिर ये कहा है कि जनाब तमीर नौ के लिए ईरान को पैसे की ज़रूरत होगी और उसके पास तेल बड़ा है, तो वो अपनी मैशियत जो है वो बहाल कर सकता है इस तरह। और चीन वाली बात फिर उन्होंने की, जनाब चीन जो है वहां से तेल खरीदता रहे, हमें कोई इतराज नहीं। पहले ये पाबंदियां लगाते थे जनाब वहां से तेल क्यों खरीदा जा रहा है। और दूसरा उन्होंने जो रूस यूक्रेन वाली बात है, उन्होंने वो कहा जनाब मैं वो भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो तनाज़ा जो हल हो जाए। वो कहते हैं मेरी जो तवक्को है उससे ज्यादा मुश्किल हुआ है। वो कहते जनाब वो पुतिन से मेरी बात होती रहती है। अच्छा ये देखें, इन्होंने अपने आप को इस जंग से एक तरह से अमेरिका ने अलग कर लिया हुआ है यूक्रेन वाली जंग से। और दूसरी बात ये कहते पुतिन से मेरी बात होती रहती है, उसने कहा था जनाब ईरान के लिए मामले में मेरी मदद की जरूरत है बताए, तो मैंने कहा नहीं इधर जरूरत नहीं हैगी। हाँ यूक्रेन वाले मसले हल की जरूरत होगी, थोड़ी मदद की जरूरत होगी। अब मसला ये है कि लोग ये कहते हैं कि जनाब ये चलो जो कोशिशें कर रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंद करवा दी, इसराइल और ईरान की जंग बंद करवा दी, यूक्रेन के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जो गजा में इनका रवैया रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, उसका क्या होगा? वो तो उसने खुली छुट्टी देकर रखी हुई है इसराइल को। लेकिन अब जो उन्होंने बात की है, उन्होंने ये कहा है कि जनाब इस खित्ते में अमन के लिए अमेरिका अपना किरदार अदा करता रहेगा क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है। और कहते हैं कि इसीलिए वो कह रहे हैं कि गजा के मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त हो रही है बकौल उनके, और गजा का मसला भी अब हल होने के करीब है। अब पता नहीं वो किस हल की बात कर रहे हैं, पर उन्होंने ये बात की है गजा वाले मामले। अगर गजा का मसला हल करवा देते हैं ट्रंप साहब, फिर तो वाकईतन नोबल नाम के वो मुस्तक हो सकते हैं। जिस दिन पाकिस्तान ने इनको रिकमेंड किया था ना नोबल प्राइज के लिए, उस दिन जो मैंने वीलाग किया था, मैंने कहा मुझे पूरी दुनिया को पाकिस्तान का एहसानमंद होना चाहिए, बड़ी स्मार्ट मूव है ये। अब जो वहां, और मैंने ये कहा था ये खारिज इम्कान नहीं है कि इनकी नामजदगी हो जाए। लोग कहते नहीं जनाब नहीं हो सकती, इनका माजी का रवैया देखे, ये जनाब ब्लफ करते हैं, झूठ बड़ा बोलते हैं, मक्कार बड़े हैं। लेकिन अब वो जो कोशिश कर रहे हैं, अपने रवैये से जो जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब वो अमन पसंद है और दुनिया में अमन चाहते हैं, ये वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब जो उनकी जमात है रिपब्लिकन, उसने भी रिकमेंड कर दिया है। अच्छा अब उसने भी रिकमेंड कर दिया है, फिर वो जो 3000 बंदों को वो फॉर्म भेजते हैं रिकमेंडेशन के लिए नोबल कमेटी वाले, उनमें से कुछ लोग इनको नामजद कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को। और जैसे चापलूसी हो रही है उनकी, गजा वाला अगर मामला बीच में जो है जो हल हो जाता है, तो फिर कौन है जो रोक सकता है इनको? और वो जो शख्सियत वाली बात है ना, वो उस दिन मैंने जो विलाग किया था, मैंने कहा जब एक अखलाकी जिम्मेदारी बन जाती है ना, एक बंदे को कहते हैं जनाब आप तो अमन के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं, आपको तो जनाब अमन नोबल अमन प्राइज मिलना चाहिए, और उसके लिए ये बड़े खासमंद है, बड़ी देर से पिछली मरतबा भी इन्होंने कोशिश की थी जब सदारत आई थी इनकी। तो इस हवाले से ना गांव का एक वाक्य है कि मैं नाम उसका ना वो बदल रहा हूँ, वो दीनू कह लें आप, असल नाम उस बंदे का और था। तो अब उसकी फैमिली बड़ी मौजूद है, और बल्कि उसमें FRCS डॉक्टर भी है उस फैमिली में। तो वो जनाब वो ना 6 फुट के करीब उसका कद था उस बंदे का, दीनू का। तो दीनू साहब जो है ना, ये चोरी की बड़ी आदत थी उनको, चोर मशहूर थे। अच्छा चोरी छोटी मोटी करते थे, यानी किसी से पट्ठे वट ले चोरी जाके, यानी चारा काट के ले आए चोरी, या फिर जो किसानों के हालात होते हैं वो चोरी कर लिए, वो लकड़ के हाल होते थे, उसका कोई एक, उसको चऊ कहते हैं, अब तो पता नहीं आप लोग कहते हैं, फाला सा होता है उसके अंदर लगा हुआ जो जमीन के अंदर जाता है, वो चोरी करके ले गया। पंजाली चोरी करके जिसमें बैल जोते जाते हैं
वो चोरी कर ली, कुछ और चीजें इस तरह की चोरी, यानी इस हद तक वो चोर मशहूर हो गया हुआ था कि गांव में किसी बंदे का ना, वो जो मैं कह रहा हूँ जरिए हालात देसी किस्म का, वो कोई चीज उसकी चोरी हो गई, तो वो जनाब पीर साहब आए हुए थे वहां। तो उन्होंने पीर साहब से कहा, जनाब ये पता नहीं कहाँ कौन निकाय ना, जरा कुरा शुरा निकाले देखे किसका है। तो उसने कहा, जनाब वो तो ले गया हुआ है जनाब, उस दीनू का नाम ले दिया कि दीनू ले गया होगा। तो वहां एक बंदा बैठा हुआ था, उनके यार दीनू को तो ले गया, मैं तो ले गया परसों, यानी वो कहता मैं ले गया तो भुल गया उन्होंने, मैं ले गया तो मेरे को पे ही है। यानी इस तरह दीनू साहब जो है मशहूर थे। अच्छा, अपना गांव में एक होता है चौकीदार। चौकीदार का मतलब ये नहीं कि जनाब वो पहरा देता रहता है। चौकीदार एक सरकारी होता है, जो नंबरदार होता है उसको ये इख्तियार है, उसको नामजद कर सकते हैं किसी भी बंदे को चौकीदार के तौर पे, और महकमा माल में फिर उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। फिर जब मालिया इकट्ठा किया जाता है उसमें भी उसकी मदद हासिल होती है चौकीदार की। कोई सरकारी मेहमान आ जाए तो उनकी मेहमानदारी के लिए भी काम कर रहा होता है चौकीदार जो होता है। और फिर जो कोई इतला वगैरह देनी हो थाने, नंबरदार की तरफ से वो जाता है, चौकीदार ही जाता है। और फिर रात को जो पहरा वगैरह लगता है, ठीकरी पहरा वगैरह कहते हैं पिंडां दे विच, ते कुछ लोगों की ड्यूटी लगती है, उसको भी मैनेज वही करता है कि आज किस घर की ड्यूटी है, कल किस घर की ड्यूटी होगी, रोजाना उसकी ड्यूटी श्यूटी लगानी होती है, वो चौकीदार होता है। तो वो जनाब जब वो गांव का चौकीदार मर गया ना, तो वो जो नंबरदार साहब थे उन्होंने उसको बुलाया, दीनू को। उसने कहा, दीनू यार एवं तो बदनाम हो, बंदा तो बड़ा चंगा, मैनू पता है, ये तो मजबूरी के तहत करना। अब ना मैं तुम्हें बनाने लगा उस गांव का चौकीदार, तो तुमने ना सारा ख्याल रखना है, ये चोरी चिकारी ठिकरी पहरे ये वो, एक बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आयद होगी है। और फिर जो जो लोगों के खेत से था दिन को ना, वहां भी चक्कर चक्कर लगा लिया करना कि कोई पट्टे पुट्टे ना बांट के ले जावे। यानी जो जो काम वो करता था ना, वो सारे नंबरदार साहब ने कहा, जनाब इनका ख्याल रखना, ये चोरी चिकारी ना हो, एमी तेरा ना लगता रहा। तो जनाब उसको बकायदा ना महकमा माल में रजिस्टर करवा दिए गए चौकीदार के तौर पे। और वो साहब ना इनको तनख्वाह मिलती है, वो जो मालिया इकट्ठा होता है ना उसमें कुछ हिस्सा उसके साथ चौकीदार, उसको कहते हैं चौकीदारा, यानी चौकीदार की फीस वो होती है, वो तो जिम्मेदारों से ली जाती है मालिया के साथ ही 6 माह बाद। और जो जिम्मेदार नहीं होते उनसे वो जनाब फैमिली वाइज होता है, जनाब इतने पैसे जो हैं आपने हर 6 माह बाद अदा करने हैं, उसको उसकी तनख्वाह निकल आती है। तो उसके बाद जनाब वो जो थे ना दीनू साहब ने जनाब सारे काम छोड़ दिए। उनका जनाब नंबरदार ने मेरे ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी पाती है कि मैं चोरी चिकारी होने नहीं देनी। पहले वो हाल से अगर वो लकड़ी पड़ी होती थी ना किसी की शीशम की, तो वो भी उठा के ले जाता था कि जनाब कोई औजार बन जाएगा, था कोई चीज बन जाएगी। रंबे दरांतियां कईयां जो भी उसके काबू होता से लै जाता सी। एक दफा वो कहते जनाब वो उठा के लेके जा रहा था लकड़ी, तो वो उन्होंने पकड़ लिया, लोगों ने देख लिया, तो उसने कहा, लो यार ये शुगल का जमाना ही नहीं रहा, यानी मजाक करने का दौर ही नहीं रहा इस तरह। लेकिन बाद में ये हुआ कि जनाब चौकीदार जब उसको बताया गया, जनाब तू बड़ा जिम्मेदार आदमी हो, तू बड़ा नेक पाक ईमानदार आदमी है, तो उसके बाद जनाब वो बिल्कुल ही बदल गया। फिर उसने दाढ़ी भी रख ली, फिर नमाजें भी शुरू कर दी, और आखिरी उम्र में हज भी करके आ गया। ये ना स्मार्ट मूव, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड करना जो है ना, उसके बाद ये उसी तरह बदलेगा जैसे दिनू बदला था। ऐसा जो अगला सवाल है ना बड़ा अहम है कि दिनू की तरह डोनाल्ड ट्रंप चलो तब्दील हो जाता है, तो क्या यूएस डीप स्टेट एक्टर्स जो हैं वो इनको इन कोशिशों में, अमन के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनमें कामयाब होने देंगे? बाहर वहां का सदर जो है बड़ा ताकतवर नजर आता है कि बड़े इख्तियारात होते हैं उसके पास, लेकिन वहां भी एक डीप स्टेट है। आपको याद होगा कि बुश जूनियर जब आया है, तो बुश सीनियर के दौर में जो फातेह इराक था फर्स्ट गल्फ वार में, उसको उसने अपना डिफेंस मिनिस्टर मुकर्रर किया था। लेकिन उस बेचारे ने बात कर दी स्मार्ट आर्मी की कि जनाब जो इतने ज्यादा अखराजात होते हैं ना अमेरिकी फौज के ऊपर, तो उनमें कमी लाने के लिए वो स्मार्ट आर्मी जनाब इसको करें जरा। तो वो जनाब पेंटागन को बड़ी तकलीफ हुई उससे, और जनाब पेंटागन फिर कामयाब हो गया, उनको हटाना पड़ा था। बुश सीनियर के चहेते को बुश जूनियर ने हटा दिया था पेंटागन के प्रेशर पे। अब अगर ये अमन की बात लेके चल पड़े हैं, ईरान के ऊपर इक़्तिसादी पाबंदी खत्म करने की बात हो रही है,
गजा में अमन की बात हो रही है, यूक्रेन में अमन हो जाता है, तो फिर जो यूएस डीप स्टेट एक्टर हैं वो उसकी मुखालफत करेंगे। उन्होंने बेचना होता है असला और कमाने होते हैं डॉलर। वो कहते हैं जनाब हमारी स्टेट जो है ये तो असले के जोर पे चल रही है, असला बेचते हैं, असला इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो कभी भी अमन नहीं चाहेंगे। ये जो मुश्किल है ना, ये ट्रंप के लिए अगर कोई हर्डल मुझे नजर आ रही है तो वो डीप स्टेट वाले हैं, अमेरिका के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं। बाजार मतहत है डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन कोई भी कार्रवाई डाल सकते हैं। इनको जो अमन के लिए इनके इरादे बांधे हुए हैं इन्होंने कि मुझे चलो नोबेल प्राइज मिलेगा, उन इरादों को वो सबताज कर सकते हैं। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी लाख के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।